गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आप यहाँ पर चैप्टर रीड कर रहे थे प्राकृतिक संकट व आपदाएं। मैंने कल आपको आपदाओं और संकट में डिफरेंसेस बताए थे। ठीक है, कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो सब कुछ आज हम इस चैप्टर में करेंगे। तो देखिए, प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। विश्व भर में लोग विभिन्न प्रकार की आपदाओं को अनुभव करते हैं, उनका सामना करते हैं और उन्हें सहन करते हैं। अब लोग इसके बारे में जागरूक हैं और इससे होने वाले नुकसान को कम करने की चेष्टा में कार्यरत हैं। देखिए, आपको पता है कि विश्व भर में लोग ऐसे हैं कि जो विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरीके की आपदाओं को सामना करते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक है, और उन्हें सहन भी करते हैं। लोग अब इन चीज़ों से अवेयर हैं, जागरूक हैं, इसलिए जो इनसे होने वाला नुकसान है उसको कम करने की चेष्टा में वो कार्यरत हैं। इनके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे डिफरेंट स्टेप लिए जा रहे हैं इन चीज़ों को कम करने के लिए, इनसे बचने के लिए। प्राकृतिक आपदाओं से दक्षता से निपटने के लिए उनकी पहचान एवं वर्गीकरण को एक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक कदम समझा जा रहा है। प्राकृतिक आपदा को मोटे तौर पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अब मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ 7.2, जहाँ उसको वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, यहाँ से हम देखेंगे 4 टाइप कौन कौन सी हैं। एक वायुमंडलीय, जो वायुमंडल में होती हैं। भौमिक, मतलब जो भूमि पर हैं। जलीय, जो जल के द्वारा या जल में है। जैविक, जो जीवियों के द्वारा है। देखिए, यहाँ पर वायुमंडल की जैसे बर्फानी तूफान है, तंजंजा है, तड़ित है, टॉर्नेडो है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, करका पात, पाला, लू, शीतल लहर। ठीक है, भूमि से संबंधित जो हैं, जो भूमि पर आती हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमगाव, अवतलन, मृदा अपरदन। जलीय की बात करूं यहाँ पर तो बाढ़ है, ज्वार, महासागरीय धाराएं हैं, तूफान, मोहिम, सुनामी वगैरह हैं। और जैविक में हम जीवों से संबंधित बात करते हैं तो देखिए, पौधे व जानवर उपनिवेशक के रूप में हैं। कीट, घर्षण, फफूंद, बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू इत्यादि इसमें सम्मिलित हैं। क्लियर हो गया आपको इतना? तो देखिए, यहाँ से हम देखेंगे भारत उन देशों में से हैं जहां श्रेणी 7.2 में दी गई सभी प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी हैं। देखिए, जो मैंने आपको 4 वर्गों में आपदाओं को वर्गीकृत किया है, वो चारों प्रकार की आपदाएं जो हैं वह भारत में लगभग घटित हो चुकी हैं। इन आपदाओं की वजह से भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की जान जाती है और करोड़ों रुपए के माल का नुकसान होता है। आगे भारत में सबसे नुकसानदायक प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन किया गया है। अब 1 बाय 1 हम एक एक आपदा के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। भारत में प्राकृतिक आपदाएं देख लेते हैं। जैसे कि पहले के अध्याय में वर्णन किया गया है, भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। देखिए, भारत में जो प्राकृतिक रूप से यदि हम देखें और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से देखें तो यहाँ पर विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है। वृत्त, भौगोलिक आकार, पर्यावरणीय विविधताओं और सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप और अनेकता में एकता वाली धरती के नाम से जाना जाता है। वृत्त आकार है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 7वें नंबर पे आता है पूरे विश्व में। और प्राकृतिक परिस्थितियों में विभिन्नता, लंबे समय तक उपनिवेशन, जो हमारे यहाँ पर विदेशी रहकर गए हैं जब हम गुलाम थे, अभी भी जारी सामाजिक भेद मूलन तथा बहुत अधिक जनसंख्या के कारण। जनसंख्या कौन से नंबर पर है हमारे पूरे विश्व में? दूसरे नंबर पे है। ठीक है, फर्स्ट पे चाइना एंड सेकंड पे इंडिया। भारत की प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुविधा को बढ़ा दिया है। इन प्रक्षेपणों को भारत की कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के वर्णन के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले आज हम यहाँ पर करेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप क्या है? तो देखिए, भूकंप सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, भूकंप जो है मतलब कोई इससे पूर्व हमें सूचना प्राप्त नहीं होती है और सबसे ज़्यादा विध्वंसक होता है, हमारे लिए विनाशकारी होता है। आपने पहले ही अपनी पुस्तक प्राकृतिक भूगोल के सिद्धांत 2006 में भूकंपों के कारण के बारे में पढ़ा है। भूकंपों की जो उत्पत्ति है वह किस वजह से होती है? जो प्लेट्स होती है उनके खिसकने से होती है। ये विध्वंसक हैं और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं।
भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होते हैं। भूकंप कैसे पैदा होते हैं? जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है उसमें जो भी विवर्तनिक गतिविधियां होती हैं उनसे जो ऊर्जा निकलती है उससे होते हैं। इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टानें गिरना, भूस्खलन, जमीन के अवतलन का मतलब यहाँ पर है धंसना, ठीक है। विशेषकर खदानों वाले अक्षेत्र में बांध व जलाशयों के बैठने इत्यादि से आने वाले भूकंप कम अक्षेत्र को प्रभावित करता है और नुकसान भी कम पहुँचाता है। जैसा कि इस पुस्तक के अध्याय 2 में पहले ही वर्णन किया गया है कि इंडियन प्लेट जो है, ठीक है, जब मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाया था तो वह मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन प्लेट है वह उत्तर की तरफ तथा उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, ठीक है, परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा कर रही है। देखिए, एक तरफ इंडियन प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर, और दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट है। ये इधर की तरफ खिसक रही है तो वो जो ये यूरेशियन प्लेट है ये अवरोध बाधा उत्पन्न कर रही है। परिणाम स्वरूप इन प्लेटों के किनारे लोप हो जाते हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा जो है वह संग्रह होता रहता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह से तनाव बढ़ता है और दोनों प्लेटों के बीच लोक जो है वह टूट जाता है। एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। हिमालय की चाप का अर्थ है कि जिस भी क्षेत्र में हिमालय पर्वत की संरचना हो रखी है वो जो एक कर्व, एक जो चाप बन रही है उस क्षेत्र में भूकंप आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इससे प्रभावित मुख्य राज्य कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग उपमंडल तथा उत्तर पूर्व के 7 जिले सम्मिलित हैं, ठीक है। जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित हैं। इस क्षेत्रों के अतिरिक्त मध्य पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ प्रचंड भूकंप आए हैं। देखिए, गुजरात की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे विनाशकारी भूकंप कब आए हैं? 1819 में आया, 1956 और 2001 में आया है। और महाराष्ट्र की यदि हम यहाँ बात करें तो 1967 और 1993 में कुछ प्रचंड भूकंप आए हैं। लंबे समय तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार जो कि सबसे पुराना, स्थिर और प्रौढ़ भूभाग है पर आए इन भूकंपों की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस करते हैं। कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसके अनुसार लातूर और ओस्मानाबाद, कहाँ पर हैं ये दोनों जगह? लातूर और ओस्मानाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं और इसके नज़दीक ही भीमा जो कृष्णा नदी के साथ साथ एक भ्रंश रेखा विकसित हुई है, इसके साथ ऊर्जा संग्रह होता है तथा इसकी विमुक्ति भूकंप का कारण बनती है। देखिए, जो यह रेखा है इस रेखा के साथ साथ ऊर्जा संग्रह होगा और साथ ही जब यह ऊर्जा जब विमुक्त होगी तो भूकंप का कारण हो सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार संभवतः इंडियन प्लेट जो है वह टूट रही है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग और भारत सरकार व इनके साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया और भारत को निम्नलिखित 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। एक वो जहां पर अति जोखिम है, ठीक है, अधिक क्षति जोखिम, ठीक है, अधिक नहीं, अति क्षति, फिर मध्यम, फिर निम्न और फिर बिल्कुल अति निम्न, जहां बिल्कुल ना के बराबर भूकंप आते हैं। 5 चीज़ों में से वर्गीकृत किया गया है। यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इनको 1 बाय 1 अब हम डिटेल में देखेंगे। इनमें से पहले 2 क्षेत्रों में भारत के सबसे प्रचंड भूकंप अनुभव किए गए हैं। 2 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप आते हैं। जैसा कि मानचित्र 7.2 में दिखाया गया है कि भूकंप सुवेद क्षेत्रों में कौन कौन से प्रांत हैं? उत्तर पूर्वी प्रांत हैं, जैसा कि मैंने आपको 7 सिस्टर स्टेट्स बताया। दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र तथा अरेरिया बिहार व भारत नेपाल सीमा के साथ, उत्तराखंड, पश्चिमी हिमालय, धर्मशाला के चारों ओर और कश्मीर घाटी और कच्छ गुजरात इत्यादि सम्मिलित हैं। ये अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र का हिस्सा है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का जो पूर्वी भाग है, ठीक है, और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में आते हैं। देश के बचे हुए भाग मध्य तथा निम्न वाले क्षेत्र में आते हैं। भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा जो है वह दक्कन पठार के स्थिर में भूभाग है, ठीक है। जो दक्कन पठार का जो हिस्सा है वहाँ पर भूकंप ही बिल्कुल ना के बराबर आते हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो भूकंप से बिल्कुल ही सुरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है? दक्षिण का पठार है।
भूकंप के सामाजिक पर्यावरणीय परिणाम क्या है? भूकंप के साथ भय जुड़ा है, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर और बहुत तीव्रता के साथ भूतल का विनाश होता है। देखिए, आपको पता है भूकंप जब आते हैं तो काफ़ी हमारे लिए विनाशकारी होते हैं, जन माल दोनों की काफ़ी हानि होती है, और इसी वजह से इस भूकंप के साथ जो भय है वह जुड़ा हुआ है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में यह आपदा कहर बरसाती है। ये न सिर्फ बस्तियों, बुनियादी ढांचे, परिवहन व संचार व्यवस्था, उद्योग और अन्य विकासशील क्रियाओं को ध्वस्त करता है, अपितु लोगों की पीढ़ियों से संचित पदार्थ और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत भी नष्ट कर देता है। यह लोगों को बेघर कर देता है और इससे विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था है, कमज़ोर अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचती है। देखिए, काफ़ी लोग इससे बेघर हो जाते हैं, उनकी जो सामाजिक संस्कृति विरासत में उन्हें मिली हुई है उसे भी यह नष्ट कर देता है। और जो इकनॉमी जिन कंट्रीज़ की, जैसे मैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, विकासशील देशों की बात करूं, जिनकी ऑलरेडी जो इकनॉमी है वह काफ़ी डाउन है, उसको भी यह काफ़ी बुरे तरीके से प्रभावित करता है। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको एक बार रीज़न क्लियर करवा देती हूँ मैप के थ्रू, आपको भी क्लियर हो जाएगा। अधिक क्षति जोखिम अक्षितर और अधिक क्षति जोखिम अक्षितर। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल ही एक डार्क और फिर उससे एक लाइट शेड दी गई है। ठीक है, 2 शेड यहाँ पर दी गई हैं, तो दोनों शेडों में हम रीज़न देख लेते हैं बेटा कौन सा है, मैप से आपको क्लियर भी हो जाएगा। देखिए, ये जम्मू का एरिया है। ठीक है, ये कुछ हमारा हिमाचल प्रदेश का एरिया है, ये उत्तराखंड का है, और ये यहाँ पर बिहार का एरिया है, और ये ऑलमोस्ट ये सारा, ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी नुकसान, काफ़ी भारी भूकंप, काफ़ी तीव्र गति वाले भूकंप आ सकते हैं। और यदि यहाँ पर मैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश और ये पंजाब का कुछ क्षेत्र और हरियाणा का जो पूर्वी क्षेत्र है, यूपी इसमें इंक्लूडेड है, बिहार इंक्लूडेड है, और ये हमारे सिक्किम क्षेत्र का एरिया भी भूकंप से ग्रस्त है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। और जो मध्यम गति के आते हैं, मध्यम गति के जो दिखाए हैं मैंने आपको, ये वाला जो शेडेड रीजन है बिल्कुल ही जो लाइट है, ये मध्यम वाले आते हैं। निम्न वालों की यदि मैं बात करूं तो निम्न, आप देखिए ये वाले जो लाइनिंग जिनकी बनी हुई हैं ये में निम्न वाले हैं। और अति निम्न की बात करूं तो अति निम्न वाला ये हमारा प्लेटू वाला, पठार वाला क्षेत्र है, जहां ये एमपी और राजस्थान का कुछ एरिया इंक्लूडेड है। यहाँ पर कुछ उड़ीसा का एरिया, महाराष्ट्र का एरिया, और यहाँ पर कर्नाटका का और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एरिया है, जहाँ पर बिल्कुल ही भूकंप आने के चांसेस काफ़ी कम हैं। ठीक है, अब हम भूकंप के प्रभाव देख लेते हैं। देखिए, भूकंप जिन क्षेत्रों में आते हैं उनमें सम्मिलित विनाशकारी प्रभाव पाए जाते हैं। इसमें कुछ मुख्य प्रभाव तालिका 7.3 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, भूतल पर, मानवकृत ढांचों पर, जल पर। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे दरारें, बस्तियाँ, भूस्खलन, द्रवीकरण, भूदबाव, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। ठीक है, देखिए, इसके अतिरिक्त भूकंप के कुछ गंभीर और दूरगामी पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। पृथ्वी की भूपरपट्टी पर धरातलीय भूकंप तरंगें जो हैं वह दरारें डालती हैं, जिससे पानी और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकल आता है और आस पड़ोस को डुबो देता है। भूकंप के कारण भूस्खलन भी होता है, जो नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध कर जलाशयों में बदल देता है। कई बार नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिससे प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ और दूसरी आपदाएं आ जाती हैं। ठीक है, भूकंप के न्यूनीकरण की सिचुएशन देख लेते हैं। दूसरी आपदाओं की तुलना में भूकंप जो है वह अधिक विध्वंसकारी है। चूँकि ये परिवहन और संचार व्यवस्था भी नष्ट कर देते हैं, इसलिए लोगों तक राहत पहुंचाना भी कठिन होता है। देखिए, यहाँ एक चीज़ क्लियर है कि आप ये कह सकते हैं कि जो भूकंप है वह दूसरी आपदाओं के कंपैरिजन में काफ़ी विनाशकारी है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन के जो साधन होते हैं उन सभी को भी यह नष्ट कर देता है। ठीक है, और जब यह नष्ट कर देता है तो लोगों तक राहत का सामान पहुंचाना भी कठिन हो जाता है। भूकंप को रोका नहीं जा सकता है, अतः इसके लिए विकल्प यह है कि इस आपदा से निपटने की तैयारी रखी जाए। देखिए, भूकंप को किसी भी सिचुएशन में रोका नहीं जा सकता है, तो सबसे बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए जिससे हम इन आपदाओं से निपट सकें। ठीक है, इससे होने वाले नुकसान को हम कम कर सकें। तो इसके निम्नलिखित तरीके हो सकते हैं। देखिए,
सबसे पहला रीज़न हम यहाँ देखते हैं, भूकंप जो है वह नियंत्रण केंद्रों की स्थापना, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचना पहुँचाई जा सके। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचना पहुँचाई जा सके। जीपीएस की यदि हम बात करें, देखिए जीपीएस की फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 1 मार्क्स में ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम की मदद से प्लेट हलचल का पता लगाया जा सकता है, ठीक है, कहाँ पर प्लेट की हलचल हो रही है, क्योंकि वहीं से ऊर्जा विमुक्त होती है और भूकंप का कारण बनती है, ठीक है। तो यह भी इससे पता लगाया जा सकता है। देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों का सुविधा मानचित्र तैयार करना चाहिए और संभावित जोखिम की सूचना लोगों तक पहुँचाना और उनके इसके प्रभावों को कम करने के बारे में शिक्षित करना चाहिए। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार, भवन डिज़ाइन में सुधार लाना, ऐसे क्षेत्रों में ऊंची इमारतें और बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा ना देना। देखिए जो भूकंप के केंद्र हैं, ठीक है, वहाँ हमें जो या भूकंप से प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ हमें कुछ जो वहाँ के जो मकान वगैरह होते हैं, भवन जो बनते हैं, उनके प्रकार में, उनके डिज़ाइन में हमें सुधार करना चाहिए। दूसरा, वहाँ पर ऊंची इमारतें या इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इन सभी चीज़ों को रोक देना चाहिए और शहरीकरण का जो बढ़ावा है उसे भी रोक देना चाहिए। अंततः भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाना और सुविधा क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना यहाँ से। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पर है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुनामी। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है। जो वोल्केनोज होते हैं, अर्थक्वेक है, ठीक है, जो भी होते हैं, तो महासागर का जो धरातल है उसमें हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं, जिन्हें सुनामी या भूकंपीय समुद्री तरंगें कहा गया है। देखिए जो सुनामी लहरें, सुनामी क्या है, एक लहरें हैं जो काफ़ी ऊंची उठती हैं, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक भारी मात्रा में जल का विस्थापन होता है और जल विस्थापन का कारण क्या है, भूकंप या ज्वालामुखी की वजह से ही जो महासागरों के धरातल में हलचल उत्पन्न हुई है, वहीं इसका एग्जैक्टली रीज़न है। सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, परंतु कालांतर में बाद में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि प्रारंभिक तरंग की ऊंची शिखर और नीचे गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। इसकी गति जो है वह उथले समंदर में ज़्यादा और गहरे समंदर में कम होती है। देखिए समंदर यदि गहरा है तो इसकी जो ऊंचाई होगी वह कम होगी, और यदि समुद्र कम गहरा है तो वहाँ पर ज़्यादा होगी। परिणाम स्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग इससे कम प्रभावित होते हैं। जो इंटरनल पोर्शन होंगे वहाँ पर गहराई ज़्यादा होगी, इसलिए वो क्या होंगे, कम प्रभावित होंगे, और तटीय क्षेत्रों में ये तरंगे ज़्यादा प्रभावित होंगी और व्यापक नुकसान पहुँचाती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये हमारा तटीय क्षेत्र है कम्प्लीटली, ठीक है, तो ये एरिया सुनामी से प्रभावित हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ हम देखेंगे, इसलिए समुंदर में जलपोत पर सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। समुंदर के आंतरिक गहरे भाग में तो सुनामी महसूस भी नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुंदर में सुनामी की लहरों की लंबाई जो है वह अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है। देखिए यदि गहरे समुंदर की मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो इसकी लंबाई है, लंबाई क्या होगी, अधिक होगी, और ऊंचाई क्या होगी, इसकी कम होगी। इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ही ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है, और वह भी कई मिनट में, ठीक है। इसके विपरीत जब सुनामी उथले समुद्र में प्रवेश करती है, इसकी तरंग लंबाई कम हो जाती है, समय वही रहता है और तरंग की ऊंचाई बढ़ जाती है। देखिए यहाँ की यदि मैं उथले सागर की जो कम गहराई वाला है उसकी बात करूँ तो लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लंबाई कम हो गई तो ऊंचाई बढ़ जाएगी, समय वही रहेगा। कई बार तो इसकी ऊंचाई जो है वह 15 मीटर या इससे भी अधिक हो सकती है, जिससे तटीय क्षेत्र में भीषण विध्वंस होता है। इसलिए इन्हें उथली
समुद्री जल तरंगे भी कहते हैं। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपाइन, दक्षिण पूर्वी एशिया के दूसरे द्वीप इंडोनेशिया और मलेशिया तथा हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भाग में आती हैं। तट पर पहुंचने पर सुनामी तरंगे बहुत मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करती हैं और समुद्र का जल तेजी से तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है और बंदरगाह, शहरों, कस्बों और अनेक प्रकार के ढांचों, इमारतों और बस्तियों को तबाह कर देता है। चूँकि विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या सघन होती है, तो ये क्षेत्र बहुत सी मानव गतिविधियों के केंद्र भी होते हैं। अंततः यह कह सकते हैं कि यहाँ दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी जो है वह अधिक जान माल का नुकसान पहुँचाती है। सुनामी से हुई बर्बादी का अनुमान आपके पुस्तक जो भूगोल है उसके चित्र में दिखाया गया है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान का पैमाना जो है वह काफ़ी भारी होता है। किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना संभव नहीं है, अतः इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास आवश्यक हैं। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के समय किया गया था, जिसके कारण 3 लाख से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। इस सुनामी आपदा के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला किया था। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना?